अस्सलाम वालेकुम नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं लाइव एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। क्या साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने जंग के तबले बजा दिए हैं? जो उनकी तकरीर थी, अगर आपने देखी अभी पिछले 1 घंटे से चल रही थी, ये तकरीर अपने जो सियासी ट्रूप्स हैं, उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, एक जंग की तैयारी की तकरीर थी। जो कि कमांडर जब अपने ट्रूप्स को लड़ने की तैयारी कर रहा होता है, उन्हें जोश दिला रहा होता है, ये वो तकरीर थी। बहुत इंटरेस्टिंग तकरीर थी, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। एक चीज़ जिस पे मैं थोड़ी देर के लिए रुका, वो एक जगह थी जहाँ पे, अब क्योंकि बिल्कुल फ्रेश तकरीर है, अभी हमने सारे वो उसके क्लिप्स जो हैं वो निकाले नहीं हैं, लेकिन एक जगह पे नवाज शरीफ साहब ने रुक के, और उसमें वाजह था कि साबिक वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बहुत शदीद तकलीफ़ में हैं, उनको दर्द है ज़ाती। और एक ताकतवर सियासतदान बैठा नज़र आ रहा था। ताकतवर है, उसके पास पैसा भी है, एक पार्टी का हेड भी है जो इक़्तिदार में है, पावरफुल है, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, मुल्क के अंदर हैं, मुल्क के बाहर हैं। और वो ताकतवर सियासतदान, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह है। वो कह रहा है कि मेरे साथ सलूक जो है वो सही नहीं हुआ। मैं सिला नहीं मांग रहा कौम से, उस खिदमत का जो मैंने कौम की खिदमत की है, 3 मरतबा मौके मिले वज़ीर आज़म बनने के, लेकिन ये ताकतवर सियासतदान जो है वो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह है। मेरी थोड़ी सी जो स्टडी है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, अगर इसको कोई डिसिप्लिन माना जाए, उसमें यह है कि एक ताकतवर सियासतदान जिसके हाथ में अभी भी वो क़ुव्वत है कि वो फैसले करे जिससे कम से कम अगले 2 महीनों में जो मुल्क में जो चीज़ें हो रही हैं वो उसके फैसले उस पर असरअंदाज हों। एक ताकतवर सियासतदान, फिर उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह हो, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो उस पर हम बात करते हैं क्या वाकई जो है। और एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो गई है कि जो जवाबी हमला है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, नून लीग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, वो शुरू नहीं, वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसे डिस्क्रेडिट जिस तरीके से मुल्क के अंदर मीडिया में मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जिस मुनज़्ज़म तरीके से शुरू कर दिया गया है, वो हो गया है। और ये अभी तक जो है लग रहा है कि बहुत स्पेस है साबिक वज़ीर आज़म साहब के पास कि वो खेल सकते हैं और बहुत चीज़ों पे पाकिस्तान में जो सियासी खेल है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बात करने के लिए। जंग के तबले बजा दिए गए। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब मेरे साथ हैं और मोहसिन बेग साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमने कोई 1 हफ़्ता पहले जो है बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया किया था बैठ के, आप लोगों ने किया था एक्चुअली, मैं तो सुन रहा था आप दोनों को, लेकिन आपने भी सुना अभी और मैंने भी। मैं तो अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा था कि अल्लाह खैर करे, ये तो कमांडर ने ट्रूप्स को जंग की तैयारी का वो जो है वो इशारा दे दिया है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, जंग पे जाने के लिए आपको हथियार की ज़रूरत होती है। हथियार के बगैर आप जंग नहीं लड़ सकते। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत, 5 जजों का मुत्तफ़िका फ़ैसला, आप इसको जितना मर्जी डिस्क्रेडिट कर लें, आप इससे सियासी खेल कर लें, आज जो कुछ हमने देखा है वो सियासी बयानात हैं। जंग वंग यान होने के लिए कोई हथियार नहीं है इनके पास। डॉक्टर साहब, बयानात इतनी जबरदस्त स्पीच थी वो। तो ये उनका हक बनता है, 32 साल की सियासत है। अब आपने इस तरह उनको जजेस ने निकाल दिया है। आप इतना लाइट ले रहे हैं। वो वहां पे एक उनकी सरकर्दा पुरानी बड़ी अहम मुस्लिम लीगी खातून तहमीना दौलताना साहब जो हैं, वो खड़े होकर कहती हैं हम कानून तब्दील कर, चैलेंज हो रहा है। कानूनी और सियासी तफरीक कर लें, कानून की कानूनी जंग, सियासी जंग। कानूनी जंग PMLN को ना कहें, नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली कानूनी जंग मुकम्मल तौर पे हार चुके हैं। अब सियासी जंग, वो उनकी कोशिश ये है कि हम सियासी जंग के थ्रू जो कानूनी फैसला किया गया है उसका तोड़ निकाल लें किसी तरह। वहां पे उनको नाअहल करार दिया गया है। अब कानूनी हैसियत अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 उसका सेक्शन 5, अब मैं कानूनी माहिर नहीं हूं लेकिन ये बड़ा सिंपल अल्फाज में लिखा गया है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में कि अगर अदालत किसी शख्स को नाअहल करार दे देती है तो किसी सियासी पार्टी का रुकन मेंबर भी नहीं बन सकता। अब ये तो वाज़ेह है कि अदालत ने नाअहल करार दे दिया है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त
किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी सियासी पार्टी के कारकुन, मेंबर भी नहीं बन सकते। उसको लीड करना, उसका प्रेसिडेंट बनना, वो तो बहुत दूर की बात है। या बड़ी सीरियस बात करें डॉक्टर साहब, आप बेसिकली ये कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, कि वो जो फैसला वज़ीर आज़म जो है चेयरमैन हेड हैं पार्टी के, जो करने जा रहे हैं कि कौन अगला वज़ीर आज़म बनेगा, वो फैसला सरासर कानूनी तौर पे चैलेंज हो सकता है, गलत है। वो सियासी पार्टी के, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा कानून कहता है। हाँ, कानून कहता है कि आप सियासी पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते। बेग साहब, ये अगर आप मेंबर नहीं बन सकते तो आप ऊपर प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं? तो ये तो सारा प्रोसेस जो अभी हमने तकरीर 1 घंटे की देखी है पंजाब हाउस में बैठकर एक सियासी जमात के हेड जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और मैं भी डॉक्टर साहब ये भी दिखाई रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मैं खुद हैरान था, ये तो कहीं लीगली भी डिस्कस नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज ऐड कर दूं। देखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन, जो नाअहली की गई है, उसमें कोई मुद्दत नहीं बताई गई। इसका मतलब है कि वो ताहयात नाअहली है। जो ऑर्डर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसमें टाइम पीरियड नहीं बताया। लेकिन उसका एक और भी मतलब है डॉक्टर साहब और बेग साहब, इसका एक मतलब ये भी है कि इसको अभी छेड़ो नहीं, चलते रहो। जब इंतखाबात, जब नॉमिनेशन पेपर फाइलिंग का टाइम आएगा, उस वक्त दो अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं। उसका मतलब एक ही है, ताहयात फॉर एवर। अभी आपने जो पहला क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब से, जंग वाला, ये हारे हुए सियासतदान की एक प्रेस टॉक थी। आप देखिए, ये यूज्ड टू थे उन जजेस के जिनको ये फोन करके अपने मर्जी के फैसले लेते थे। ये यूज्ड टू थे उन जज साहबान के 10 साल के बाद इसने अपील की और ये इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गए। आप हाजिर जजेस की बात नहीं कर रहे, आप पहले की बात कर रहे हैं। आप देखिए, हिस्ट्री में टाइम बार्ड हो जाता है। आपकी अपील का एक वक्त है, डॉक्टर साहब उसको सेकंड करेंगे। ये 10 साल बाद सऊदी अरब से आए, अपील की, और 10 साल के बाद और इनको परमिशन मिल गई। ये जजेस को, अगर इन्होंने सारी जिंदगी जजेस को, आप देख लीजिए वो जो इनकी टेलीफोन कन्वर्सेशंस आपने सुनी होंगी, नहीं है तो निकाल के देख लीजिए। ये जजेस को तो फोन करके फैसले, हाँ, पहली बार जुडिशरी ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर इनके सारे क्राइम्स, इनकी करप्शन, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी फैमिली की प्रोब की। अभी भी पूछ रहे थे कि मेरा कसूर क्या है। कसूर तो अभी आप जब रेफरेंस जाएगा, बेग साहब उन्होंने कहा है कि मैं करप्शन पे नाअहल नहीं हुआ। देखिए, मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप वो जजमेंट पढ़ें, करप्शन पे मेरे ख्याल में ये सारी फैमिली जेल जाएगी जिस दिन नैप में वो रेफरेंस फाइल होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी जीआईटी रिपोर्ट के ऊपर नैप में रेफरेंस डायरेक्टली जाएगा। और नैप चेयरमैन की पावर्स भी उन्होंने इसीलिए ली है कि वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है उसको मॉनिटर करे। बात यह है, 19 रेफरेंस तो इनके खिलाफ पहले नैप में है और सारे करप्शन के हैं। ये आज भी कौम से पूछते हैं कि मैं किस चीज पे जा रहा हूं। एक मनी ट्रेल नहीं दी, एक ट्रांजैक्शन बैंक की नहीं दी। एक साहब, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये जो अभी नवाज शरीफ साहब ने बैठ के तकरीर की है, ये और टीवी पे ये लाइव टेलीवाइज हुई है। मुझे ये बताएं, कल से फैसला हुआ, कौन सी बिल्डिंगों को आग लगी, 10 लाख लोग बाहर निकल ले, दुनिया इकट्ठी हुई। ये लोग उकसाया जा रहा है, ये तो तैयारी की जा रही है। करप्ट लोगों के साथ लोग नहीं निकलते। इन्होंने, इनके सारे एमएनओ ने 1.5 लाख वोट लिया। किसी हल्के से मुझे 20,000 बंदे निकाल के दिखा दे जो इनके हक में जुलूस कर दें। वैसे डॉक्टर साहब, ये जो बेग साहब बात कर रहे हैं, ये काफी हद तक एक बंदा नहीं निकला। एक बात वैसे सही है। मैं अभी आ रहा था अब से कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले एयरपोर्ट साइड से इस्लामाबाद ये हाईवे, तो वहाँ पे एक रैली की तैयारी हो रही थी। जाते हुए जो है उस वक्त तैयारी हो रही थी, तो उसके कोई घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जब वापसी हुई, तो वो जो साइज था रैली का, शुरू में जाते हुए हमने कहा तैयारी हो रही होगी तो कोई 50-60 लोग होंगे। वापसी के वक्त जो है वो उतने ही थे, 60 से ऊपर कोई नहीं था। कुरैशी साहब, देखना ये है कि इतना बड़ा हुजम, इतना बड़ा पॉपुलर लीडर, किधर के लोग, कोई निकला नहीं किसी ने। मैं फिर भी डेविल्स एडवोकेट एक प्ले करूंगा। मैं आपसे फिर भी ये कहूंगा, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था नवाज शरीफ साहब का, फ्रस्ट्रेशन के उसको, और एक जगह पे नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं बेग साहब, एक जगह पे उन्होंने हवाला दिया, का इंटरव्यू देखिए जो उन्होंने कल दिया। बेग साहब, उन्होंने हवाला दिया न्यूयॉर्क टाइम्स का, उन्होंने हवाला दिया ब्लूमबर्ग का, वो आपने भी देखा होगा, शायद मैंने भी देखा है। उस पे उन्होंने इंडिया का भी दे देना, इंडिया का चले हवाले का, उन्होंने उसका इंडिया के हवाले नहीं दिया। वहां तो बिल्कुल ही, उसमें आपने देखा कि, चले मैं इंडिया को तो नहीं कर रहा, उसमें खाते में नहीं ला रहा, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया के कुछ हल्के, वो वही
टॉकिंग पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो नून लीग की मीडिया सेल कर रही है तैयार, और वो यही कि ये तो अदलिया जो है ये कोई इंसाफ के तकाजे पूरी नहीं हो, ये तो वो अदलिया है जो मार्शल लॉज को। यस, आप सही कह रहे हैं, तो वो भी सही कह रही हैं। हमारी प्रीवियस हिस्ट्री अदलिया की इतनी अच्छी नहीं थी, उसके कंप्रोमाइजेस थे, नजरिया जरूरत की भी थी। नहीं, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब अकड़ गए और टकर गए तो इनको बाहर से सपोर्ट मिलेगी। वो तोबा करें सर, अकड़ गए और टकर गए, क्या बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं, खुदा के वास्ते। एक इक्वेशन देखिए, 1973 के आइन में 3 इदारे, 3 रियासत के सतून बनाए गए थे, एग्जीक्यूटिव, आपका प्राइम मिनिस्टर, अदलिया और पार्लियामेंट। इन तीनों ने मिलकर रियासती कारोबार चलाना था। अब सोचिए कि 2007-2008 तक सिर्फ एक जो सतून है वो काम करता था, जो वजीर आजम होता था, चाहे वो वर्दी वाला हो या वर्दी के बगैर वाला हो। 2008-2009 के बाद जुडिशरी जो है वो अपना प्रिस्क्राइब रोल, जो आइन में उसका रोल दिया गया था, वो लेने आ गई है। अब वो हुकूमत के खिलाफ फैसले दे रही है। एक जमाने में वो एक आप समझिए कि सब्सिडरी डिपार्टमेंट बन के रह जाती थी एग्जीक्यूटिव का। तो ये 2 चीजें सामने आ गई हैं। हमारी सियासी पार्टियां, हमारी सियासतदान, ये जुडिशियल एक्टिविज्म, जो जुडिशरी अपना आइन का रोल लेके लेने आ गई है सामने, इसको अपनी इक्वेशन में नहीं ले रहे। अगर नहीं लेंगे तो वो मिसकैलकुलेट, आदत नहीं थी। साबिर नज़र साहब ने, कार्टूनिस्ट हैं, वेल नोन है, उन्होंने कार्टून आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत सिंपल सी बिल्डिंग बनाई सुप्रीम कोर्ट की, और साइड बाय साइड उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो छोटा सा बनाया, और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग उन्होंने ट्रिपल साइज बड़ी बना दी। और उस पर बहुत सारे हमारे वज़रा, हमारे भाई दोस्त हैं नून लीग के, बड़े खुश हो रहे थे और ट्विटर पे, फेसबुक पे बड़ा शेयर कर रहे हैं कि ये thousands of words जो हैं वो इसी में, मतलब उनके कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उससे पैरामीटर से आगे निकल रही है। आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखिए, नवाज शरीफ साहब एंड फैमिली के हक में जितने फैसले आए हैं, जिस तरीके से इन्होंने कानून को खेला है, कानून को तोड़ा है और कानून से प्ले किया है। तो बेसिकली सियासतदानों की गलती है कि उन्होंने मौका दिए हैं। अगर आप अपने रोल अदा नहीं करते तो फिर दूसरे इदारे तो करेंगे नहीं। यही चीज अगर पार्लियामेंट में तय हो जाती है, जुडिशरी की भी गलती रही है, वो उसने अपना प्रेस्क्राइब रोल जो आइन का है नहीं प्ले किया। अब कर रहे हैं वो, अब करना, तो हमारे लोगों को सदमा हुआ है। अच्छा, एक वक्फा लेते हैं, बस वापस आते हैं। आज जो डेवलपमेंट हुई है बड़ी अहम है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से और शहबाज शरीफ के हवाले से, तो इस पे भी बड़ी ज़बरदस्त कुछ चीज़ें हैं, उस पर बात करते हैं। डॉक्टर फ़रूख सलीम और मोहसिन बेग साहब जो हैं, 2 नामवर तज्ज़िया निगार मेरे साथ हैं, हम सब ने नज़र रखी हुई है, आपने भी रखी हुई है। इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं @Q। वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो है, मुझे ऐसे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है, एक बड़ी सियासी लंबी जंग खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोहसिन बेग साहब और डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, आप कह रहे हैं कि ये एक हारे हुए सियासतदान जो डिस्क्वालीफाई हुआ है। और डॉक्टर साहब ने बड़ा अहम आपने नुक्ता वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर्स का उठा दिया कि एक डिस्क्वालीफाइड शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर, वो हेड नहीं कर सकते पार्टी को। तो ये जो उनके फैसले वो करने जा रहे हैं, जो अपॉइंट कर रहे हैं वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, और फिर आगे चल के शहबाज शरीफ साहब, वो भी चैलेंज हो सकते हैं लीगली। अगर चलिए इस पर बात हम करते रहेंगे, लेकिन एक जो बड़ी अहम चीज़ है इस वक्त, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, ये स्क्रीन पे अगर प्रोड्यूसर साहब आपके पास ये है, अगर दिखा दें, ये कवर रिपोर्ट के कवर पेज है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी है। ये LNG कॉन्ट्रैक्ट का जो केस है, ये 2015 की रिपोर्ट है, 2015 की। तो DG नैप कराची वालों की तरफ से है, DG नैप कराची की तरफ से है। तो अब यानी नवाज शरीफ साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं, जिन पर ऑलरेडी नैब में एक मोटी तगड़ी रिपोर्ट है। मैंने नहीं देखी, मैं ऑनेस्ट बात करूंगा, पूरी रिपोर्ट शायद आपकी नज़र से गुजरी है, तो बड़ी तफसीली रिपोर्ट है, बड़ी डिटेल्ड है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी हिकमत अमली का नक्शा जो है वो वाजे कर दिया, आपके सामने, सबके सामने रख दिया। वो चाहते हैं, अभी आपने कहा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे आइन में। There is no such term as interim प्राइम मिनिस्टर। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की गुंजाइश है, लेकिन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि आप कर क्या रहे हैं, आप आइन और कानून के साथ मजाक कर खेल रहे हैं कि 45 दिन के लिए, क्योंकि
आप अपने एमएनएस को भेड़ और बकरियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हम जो भी लाएंगे उनको ये वोट डालेंगे। 172 वोट कल शायद खाकान अब्बासी कल या परसों जब भी वो 172 वोट ले लेंगे इन एमएनएस से, इनका प्लान ये है। और उसके बाद फिर नेशनल असेंबली हल्का 120 में इलेक्शन करवाया जाएगा। ये बहुत सारी रुकावटें हैं, ये सारी अबूर शायद न कर पाएं। देखिए फैसला तो खुदा ने करना है, मंसूबा तो आप बनाए चले जाएं बेशक। आई थिंक पिछले हफ्ते भी हमने ये कहा था या हफ्ते भर पहले कि वो माइक टाइसन कहता है कि एवरीवन हैज अ प्लान बिफोर ही गेट्स पंच्ड इन द फेस। तो मंसूबा तो आपके पास जरूर है। मंसूबा यहां यह बनाया जा रहा है कि हम अपना एक डमी या प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर लाएंगे जो शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम दिया जा रहा है। उसके बाद नेशनल असेंबली हल्का 120 से दोबारा इलेक्शन होगा। क्या वहां पे शहबाज शरीफ साहब जीत पाएंगे? और हुदैबिया, अल तौफीक, मॉडल टाउन केस, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने 6 हफ्ते के अंदर रेफरेंसेस फाइल करने हैं। 6 हफ्ते का मतलब यह है कि सितंबर की 15-16 तारीख, 45 दिन में इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। सितंबर की 15-16 तारीख वहां पे रेफरेंसेस फाइल हो रहे होंगे, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। 6 महीने के अंदर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ने फैसला करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। 6 महीने के बाद मार्च पहुंच जाएगा, मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हो रहे होंगे और उस वक्त तक इन सारे फौजदारी मुकदमात का जो है वो फैसला आ रहा होगा। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल उठता है, बेग साहब आप भी इसमें करें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने, उनको पता है ये सारी चीज़ों का, डेफिनेटली मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं बैठे हुए, वहाँ पे भी डिस्कशन हुई होगी, उनको पता है। मुझे लग रहा है ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की शुरू में, आपने कहा कि ये उनका, नवाज शरीफ साहब ने अपना प्लान वाज़ेह कर दिया है। ये तो वो प्लान है जो पब्लिक हुआ है, उनको पता है कि ये लोग, ये मसले हो सकते हैं खड़े। मुझे लग रहा है नवाज शरीफ साहब ने एक वो प्लान है जो पब्लिक है और एक पीछे वाला प्लान है। क्योंकि जब वो शहबाज शरीफ साहब को इंट्रोड्यूस भी करवा रहे थे, अभी तकरीर जब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, और वो खड़े हुए शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने कहा कि ये अभी उनको टाइम लगेगा। उसके तालियों के बाद फिर जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अभी वक्त लगेगा, 50-55 दिन लगेंगे अभी उन्हें। मतलब एक तरह से जैसे वो कह रहे थे कि यानी उनकी बातों से लग रहा था कि उन्होंने और भी तैयारी हैं, उनको पता है, ये मेरे ख्याल में प्लान ए है उनका। मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब का कोई प्लान बी भी है। अपनी फैमिली से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, अपनी फैमिली से बाहर नहीं जाएंगे। इन सब की उनको रियासती इदारों की जरूरत पड़ेगी जब ये सारे फौजदारी मुकदमात चलेंगे, और भी तो रिकॉर्ड टेम्परिंग करवानी है बाकी इलाकों। बेग साहब, जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी तकरीर में नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, तो एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि बड़े जज्बात, जब मैंने ये बात कही कि आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे अब्बासी साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब से, तो दोनों बड़े जज्बाती हो गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप बिल्कुल संभाल लेंगे। और तो हम कोई देख रहा था हमारे टीम में से, तो कहने लगे कि बेशक वो सामने जज्बाती हो गए होंगे, पीछे जो है वो मैंने मिठाइयाँ बांटी होंगी जाके सामने। शहबाज शरीफ साहब ने कल एक साहब को कहा कि आप मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे जब मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए आ रहा हूँ। प्लान बहुत पहले से है, बहुत पहले से शहबाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश रही कि मैं ऊपर आऊँ। और आज जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच थी और जो ख़ताब था, ये जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। ये जमहूरी रवैया नहीं है। ये कोई किंगडम थोड़ी है कि आप अपने भाई को बना दें, अपनी बेटी को ले आएँ, अपने भांजों भतीजों को ले आएँ। ऐसा कहाँ है जमहूरियत में। आपके 172 एमएनएस में कोई इस काबिल नहीं है जिसको आप प्राइम मिनिस्टर बना सकें। ये आपके, ये सल्तनत है आपकी, जिसमें आप कहते हैं जी आप बन जाओ, आप बन जाओ। ये क्या बात हुई? और ये नहीं होगा। ये मुल्क में जो कल फैसला आया, इस मुल्क में वो मेक और ब्रेक वाला है। इससे मुल्क आगे निकलेगा। ये जमहूरियत जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है, वो पता नहीं कौन सी जमहूरियत है और वो किस चीज का नाम है, मैं डिफाइन नहीं कर पाता। मुल्क बेहतर डायरेक्शन में जाएगा। इनके सारे प्लान पहले भी फेल हुए। वो जितने ही डॉक्यूमेंट्स देते रहे और प्लान बनाते रहे, बुरी तरह पिट गए। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ, ये प्लान ए है, इसके पीछे एक और प्लान है। मैं आपको बता देता हूँ और क्या प्लान है। इनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, LNG है, इनके सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से किकबैक्स, कमीशंस और सारी चीजें। ये कभी अपने उस सर्कल से बाहर ओहदे नहीं दे सकते, बिकॉज उनको पता है, ये ट्रस्ट नहीं करते। ये फैमिली मैटर्स है, ये मनी मेकिंग एक फैमिली है। आप देखिए बिल गेट की जो
इनकम का जो ग्राफ है वो 300% उसकी रेस हुई, इनकी 700% कैसे होगी? इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है? चोरी के पैसे हैं, एक ट्रेनिंग दे पाए, और जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह आप देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह साबित नहीं कर पाए। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, ये फैमिली के अंदर ही रहेंगे। अच्छा बेग साहब, आपने जो बात की वो जमहूरियत नहीं है ये इस तरह, मुझे ख्याल आ रहा था कि पीपल्स पार्टी कम अज़ कम अपने, यानी जब वो जरदारी साहब के साथ यही इसी तरह के मसले हुए तो उन्होंने फैमिली से तो कोई नहीं लेकर आए, मतलब कुछ लोग अपनी बहन को बना सकते थे, वो नहीं बनाया, अपने बहनोई को ला सकते थे। कोई फर्क नहीं है पीपल्स पार्टी में, नहीं फर्क नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो है, दोनों मारूसी सियासत वही है, मैं दोनों सियासत को इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए, थोड़े से बेहतर थे दोनों बिजनेसेस, थोड़े से बेहतर थे। उनकी बात ठीक है, अगर उनके पास भी चॉइस होती वो भी बना लेते, वैसे हाँ उनकी चॉइस नहीं थी। अच्छा एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज हम ये नवाज शरीफ साहब कर रहे थे बात, तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि ये जो बैठे हुए हैं सारे, पंजाब हाउस में ये हुआ था, वो जो डिफेक्शंस की बातें हो रही थी, अभी भी वो काम बातें हो रही हैं, मीटिंग्स बोला टू अर्ली नहीं, लेकिन एक और भी चीज़ है, एक चीज़ ये है, जो फेंस पे बैठे हुए थे, जो दीवार पे बैठे हुए हैं, जो ना अभी इस तरफ जा रहे हैं ना इस तरफ जा रहे हैं, वो अभी भी फर्मली दीवार पे बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम दसे हुए हैं, पहले हमने ये हरकतें देखी हैं 2002 में भी, हमने देखा उस वक्त कि हमें भी यही कहा गया था कि यार फैसला कर लो, देखो रुख हवा का चल पड़ा है, और हमने फैसले किए थे, आखिर में हमें ज़लील और ख्वार होके वापस आना पड़ा। इस वक्त वो भी सियाणे हो गए हैं, वो भी तेज़ हो गए हैं, ये सियासतें हमारे यहाँ बहुत पहले हो चुकी हैं, और जो करने वाले थे जो वो सब गुजर चुके हैं इन चीज़ों से। देखिए अहमद, अभी इन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब का कहा है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे 45-50 डेज 55 डेज के बाद। इन्होंने भी पंजाब का डिस्क्लोज नहीं किया कि वहां चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ठीक है, वो तो नहीं प्लान बताया, और उसको कब लाना है हमने, ये तो रिजाइन करेगा तो राइट अवे आपको नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं बेग साहब, यानी क्या इसका देखिए ना, अगर फैमिली के अंदर ही रखना पड़ेगा। देखिए ना, अभी अगर आप शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए रिजाइन करेंगे ना जी चीफ मिनिस्टरशिप से, और जो सूबाई असेंबली है, तो वहां तो आपको पीएम बनाने से पहले चीफ मिनिस्टर चाहिए ना। बिल्कुल। तो वहां चीफ मिनिस्टर कौन होगा? कोई जरूरी तो नहीं है ये। ऑफ कोर्स बेग साहब कह रहे हैं कि वो ऐसा ना हो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टरशिप से भी जाएं और वजीर आजम भी ना होगा, ऐसा मेरी ख्वाहिश भी है और दुआ भी है ऐसा ही हो, और लगता भी है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वहां से रिजाइन करके कौमी असेंबली की इलेक्शन के लिए जाएंगे, तो आपको पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर चाहिए ना जी, राइट अवे, उसी पार्लियामेंट से, पंजाब की पार्लियामेंट से एक चीफ मिनिस्टर। वो किसको देते हैं उसका प्लान नहीं बताया, उसका जिक्र भी नहीं किया। सर आप कह रहे हैं कि जब तक वो तय नहीं होता उस वक्त तक वो जो डिफेक्शंस वाला और जो दीवार पर आप ये कहना चाहें? ये पुलिस, ये बड़े जालिम लोग हैं, ये ऐसे लोगों का पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। पटवारी थाना कल्चर जो है इनके यहाँ बड़ा स्ट्रांग है, पुलिस इन्होंने अपने नहीं, वो तो है, वो तो लोग नहीं बचेगा बेग साहब, वो तो लोग अभी तक जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब, क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पंजाब बेस है। ठीक नहीं, वो तो पूरी पॉलिटिक्स के बाद सही है आपकी। वो हमारे सरदार दोस्त हैं, अपना दोस्त खोसा साहब, वो कह रहे थे कि अगर ये जीआईटी जो है सारा इतना टाइम लगाया, अगर ये सारा फैमिली का तमाम मामला पंजाब पुलिस को दे देते तो ये हफ्ते में सब कुछ निकला था। लेकिन ये जो डिफेक्शन वाली बात है डॉक्टर साहब, देखिए जो कुछ चौधरी निसार साहब ने कहा जुमेरात वाली तकरीर में, उनके जहन के मुताबिक जिस सिमत में वो जा रहे थे, मैं समझता हूँ कि 100 से ज़ायद MNAs PMLN के अंदर की वही सोच है जो चौधरी निसार साहब की सोच। चौधरी निसार साहब का लुब्बे लुबाब ये था कि आपने बाकी इदारों से टकराना नहीं है। इस वक्त 100 से ज़ायद MNAs भी यही सोच रहे हैं कि हमने इदारों से टकराना नहीं है, चाहे वो फौज का इदारा हो या वो सुप्रीम कोर्ट का इदारा हो। इस वक्त देखिए यहाँ पे मामला सब जो है वो ज़ाती मुफादात का, यहाँ पे पार्टी की मुफादात और आपकी कौमी मुफादात बाद में आते हैं। ये सारे के सारे MNAs, इनको अभी कोई जगह नहीं मिल रही कि जाएं कहाँ। ये यहां से निकलने के लिए फौरी तैयार हो जाएंगे अगर इनको पता चल जाए कि हमें कोई और अपने उसमें साये में ले लेगा। अभी सब मामला ये है कि ये जाएं तो जाएं कहां, यहां से ये जाना चाहते हैं। ये सिमत PMLN की जो है, जो नवाज शरीफ साहब लेना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ हैं 100 से ज्यादा MNA। अच्छा, मैं एक वक्फा ले रहा हूं और बेग साहब वापस आते हैं। और डॉक्टर साहब और बेग साहब, ये जो आपने अभी फौज की बात की है,
नवाज शरीफ साहब ने अभी तकरीर में एक जगह वो ऐसी बात कर गए फ़ौज के हवाले से कि वो मतलब फ़ौज में सारे लोग, मैं वहाँ अटक जेल में था तो मुझे हमदर्दी थी, ये तो चंद लोग हैं फ़ौज के अंदर, बाकी फ़ौज जो है वो ऐसी नहीं है और मेरे साथ थी और मुझे सपोर्ट करना चाह रहे थे। एक ये वाली बात, और दूसरी यही जो आपने बात की है इस वक्त के हम जाएं तो जाए कहाँ, बहुत सारे तैयार हैं, 100 के करीब लोग नून के अंदर। ये भी बातें चल रही हैं कि ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट जो है और उनको नून लीग से इतना गिला नहीं है, बल्कि वो चाहेंगे कि नून लीग शायद ये बिखरे ना और इसी तरह से कोई फ़ैसला हो जाए, क्योंकि अगर ये बिखरती है तो फिर वो आपका जो पॉलिटिक्स है और जो वो कैनवस है वो बहुत ही मैसी हो जाएगा, मुल्क के लिए सही नहीं है ये चीज़। क्या ये तासुर दुरुस्त है? इस पर ज़रा बात करते हैं वक्फे के बाद, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एट क्यू। नवाज शरीफ साहब ने अभी जो तकरीर की है उसमें उन्होंने एक जगह, देखिए इस तकरीर में जो है वैसे फैसले के बाद फ़ौज का तो कोई बनता नहीं है कुछ बीच में आप, लेकिन उन्होंने एक बड़ी जगह रुक के ये बात की कि फ़ौज जो है वो बड़े अच्छे इसमें जवान हैं और वो, लेकिन और फ़ौज जो है ये जो काम होता है, आमिर आते हैं, ये चंद लोग होते हैं और बाकी सब जो हैं, और मैं खुद वहाँ अटक में था और इधर था और उन्होंने मुझे सैल्यूट हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, और ये बड़ी अजीब सी बात लगी थी डॉक्टर साहब। ये क्या? आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट प्लेड इट रियली वेल दिस टाइम। उन्होंने कहा कि ये सियासी मामला है, ये कानूनी मामला है, ये सियासतदान और कानूनदान आपस में सेटल कर लें। उन्होंने ये यकीन दिला दिया कि जो फैसला अदलिया करेगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में होगी, बस उन्होंने इतना ही कहा, और उनकी इन्वॉल्वमेंट इस कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही, किसी जगह पे भी नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब फिर क्यों होती है ये, क्यों बात, ये मतलब ये बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की। देखिए ये तो आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म बने हैं। पहली दफ़ा सदर साहब ने इनको निकाल दिया, पहली दफ़ा सदर साहब के साथ टकरा गए, दूसरी दफ़ा मुशर्रफ साहब ने इनको निकाल दिया, फ़ौज से टकरा गए, अब तीसरी दफ़ा इनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है। तो इनका टकराव जो है वो मुख्तलिफ इदारों से मुख्तलिफ अहदेदार में होता रहा है, ये टकरा जाते हैं। उसके बाद आप सोच लीजिए कि तीनों दफ़ा बने, तीनों दफ़ा निकाले गए और तीनों डिफरेंट इदारों से निकाले गए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर कभी बात नहीं हुई, ये जो टकराने वाला काम है नवाज शरीफ साहब का, मतलब वो तो उसको रंग हमेशा दिया जाता है कि वो कानून की बालादस्ती और ताकि वो जो फ़ौज का इदारा है वो भी अपने हदूद में रहे। मैं रिसर्च कर रहा था, आप भी करते रहते हैं, वो जो जैसे मिसाल, इसकी एक मिसाल है जहांगीर करामत वाली, वो नेशनल सिक्योरिटी की प्रपोजल सजेशन देना, तो उन्हें फारिग कर दिए। तो वो जो टकराने वाली बात है हमेशा वो पेश की गई है कि वो इदारा जो है ना वो अपनी हदूद से बाहर स्टेप हो रहा था, तो इसलिए वो टकराए हैं नवाज शरीफ साहब। जरा वज़ीर आज़म की क्या जिम्मेदारी थी, इनकी ये जिम्मेदारियों में से एक है कि ये टकराएं? देखिए यानी ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि वो जिम्मेदारी वो हदूद से बाहर हो रहे थे या हमारे वज़ीर आज़म साहब भी हदूद से बाहर हो रहे थे? दोनों तरफ से ये मामला होता है। फौज भी अपनी हदूद से बाहर निकलती है, होती है, बिल्कुल होती है, और बहुत सारे जो गैप्स रह जाते हैं हमारी सियासी क़यादत में, अगर वो फॉरेन पॉलिसी नहीं बना पाते तो उन गैप्स पे फिर वो अंदर सक इन हो जाते हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए वो अंदर चले जाते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी तब्दीली जो मुझे पिछले 3 या 4 सालों से 5 सालों से नजर आ रही है वो ये है कि कोर्ट्स हैव स्टार्टेड वर्किंग। आपको याद है, ये मेरा कोर्ट नहीं है, आज से 77 साल पहले जब जर्मन एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रही थी, लंदन के ऊपर बम फेंक रही थी, तो वहाँ के वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल ने बुलाया और उनको ब्रीफ किया जा रहा था कि इस वक्त जर्मन फोर्स जो है वो लंदन का बुरा हाल कर रही है, हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बॉम्ब फेंक रही है, पॉपुलेशन सेंटर्स के ऊपर बॉम्ब फेंक रही है। इन्होंने क्या आगे से पूछा, ये नहीं पूछ रहे कि कितने कितने बम कहाँ पड़े, ये उनसे पूछते हैं अपनी टीम से, आर द कोर्ट्स वर्किंग, क्या अदालतें काम कर रही हैं, आर द जजेस डिस्पेंसिंग जस्टिस, क्या जज हजरात इंसाफ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये 2 काम हो रहे हैं तो फिर देयर इज नथिंग टू वरी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस वक्त वजीर आज़म ने कहा कि इफ द कोर्ट्स आर वर्किंग, दुश्मन आपके ऊपर बम फेंकता रहे। आप देखिए हमारे यहां पाकिस्तान के कितने चैलेंजेस हैं, अंदरूनी चैलेंजेस हैं, एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ वो इंडिया बैठा है, उस तरफ वो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट अफगानिस्तान का हमारे खिलाफ प्लॉट कर रहा है। मुल्क के अंदर चैलेंजेस, मुल्क के बाहर चैलेंजेस। इफ द कोर्ट्स आर वर्किंग
और बड़ी तारीफ हुई है पाकिस्तान इफ द कोर्ट्स आर वर्किंग, नेशनल में बहुत से मीडिया में, इवन इंडिया में बड़े लोगों ने तारीफ की है। मैं यानी इंडिया में भी और बाहर दूसरी जगह पे मैं मिडल ईस्ट के भी मीडिया देख रहा था, बड़ी वो तारीफें कर रहे थे। एक यमनी सहाफ़ी है, अंग्रेजी में लिखता है, उसने कहा कि ये पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है, अगर ये हमारे मुल्कों में हो और इंशाल्लाह हमारे, मतलब वो बड़े कंपेरिजन शुरू हो गया था। बेग साहब एक तासुर है। अभी बड़ी खूबसूरत बात जो हम सेगमेंट से उससे ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब कर रहे थे कि वो जो 100 नून लीग के अंदर लोग जो हैं वो तैयार हैं, वो सोच उनकी ये नहीं है कि टकराओ इदारों के साथ, और वो लेकिन वो जाएं तो जाए कहाँ, इसलिए बैठे हुए हैं दीवार पे। लेकिन बात यह है कि क्या वाकई वो नून लीग से यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से निकलना चाहते हैं? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट ओवरऑल मुल्क की इस्तेहकाम के लिए चाहती है कि क्योंकि ये बड़ी पुरानी पार्टी है और ये ऑलरेडी तितर बितर हो चुकी है, काफ लीग बन चुकी थी, जेड लीग है, तो APML है, तो इसको मजीद डिविजन्स में नहीं होने चाहिए। अगर ये खड़ी रहे और बाकी तब्दीलियां चेंजेस हो जाएं तो बेहतर है। देखिए बेसिकली और इसीलिए लोग 100 लोग जो रुके हुए हैं वो निकल नहीं रहे अभी। मैं आपको थोड़ा सा, आपने पहले एस्टेब्लिशमेंट का और फौज का जिक्र किया, आप नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री देखिए, ये पॉलिटिक्स में कैसे आए। ये जनरल जनाली साहब की गोद में बैठ के आए। गोद में आपको पता कौन बैठता, मैं उसकी तशरीह नहीं करूंगा। फिर जब प्राइम मिनिस्टर जनेजो साहब कोरिया के दौरे पे थे और उन्होंने वहाँ पे एक बात की कि मैं वापस जाकर ओजड़ी कैंप की इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, और इन्होंने फ़ोन उठा के नवाज शरीफ साहब एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब उनके दौरे में उनके साथ थे, इन्होंने फ़ोन करके इतला दी और उन बेचारों को एयरपोर्ट पे सैक कर दिया गया। और फिर यही इस्लामाबाद होटल, इस्लामाबाद में, यहाँ जब वो प्राइम मिनिस्टर आए तो इन्होंने अपना एक नया धड़ा बना लिया जिसका नाम नून रखा, जहाँ से नून की पैदाइश हुई। ये सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट को ही चैलेंज करते हैं। मैं हैरान हूँ, आपने हमेशा लोगों के साथ दगा किया, आप उन्हीं की पैदावार है, उन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं, तो फिर आपसे यही सलूक होना चाहिए ना जो हो रहा है। अच्छा, फिर आपका कैरेक्टर क्या? आपने, उनको पता है आपने कितना पैसा बनाया, आपने लूटा इस मुल्क के गरीब लोगों का पैसा और आप बाहर ले गए, और आप साबित नहीं कर पाए कि यह एहसास आपने इतनी जल्दी, आपकी जो ग्रोथ है वो कैसे होगी, और आपकी ये औलाद इतनी अमीर कैसे होगी। आप कहते हैं जी मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, आपने तो इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी की। कहते हैं मैं नाअहल हो गया। नाअहल तो आप पहले थे, कल तो सिर्फ सर्टिफिकेशन हुई है, आप अहल तो कभी भी नहीं थे। आप देखिए, ये तो फिल्मबदी एक स्पीच नहीं कर पाते, लिख लिख के पढ़ पढ़ के पर्चियों पे, तो ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है। शर्मिंदा 83 में जिस तरीके से आए, 85 में जिस तरीके से आए, 91 में जिस तरीके से आए, मैं आपको गारंटी करता हूं ये धांधली इनका पेशा है। ये आम शरीफ आदमी इनसे इसलिए नहीं जीत पाता कि इनके कनेक्शंस बने हैं। ये माल कमाते हैं और माल खर्च करके ये पॉलिटिक्स में आए। अच्छा, उस पॉइंट पे है ना कि वो जो 100 लोग बैठे हुए हैं दीवार पे, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि ये पार्टी ऑप्शन नहीं है। नहीं, वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल गारंटी, हमारी क्योंकि नज़र हमेशा से रही है, अगर आप एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो एस्टैब्लिशमेंट इस पार्टी को कल तोड़ सकती है। उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट जब होगा तो सबको पता चल जाता है। आप देखिए कि वो लोग इनसे तंग हैं, इनके बिहेवियर से तंग हैं। ये बादशाही स्टाइल है, तर्ज हुक्मरानी किसी शहनशाह स्टाइल से ये दोनों भाई करते हैं। पंजाब में सारी मिनिस्ट्रियां तो शहबाज शरीफ साहब ने रखी हुई, 11 मिनिस्टर टोटल हैं, उनको भी इजाजत नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, सेक्रेटरी नहीं बदल सकते। नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग और 30 साल पुराना इनका रूट्स है। देखिए स्ट्रॉन्ग तो है, और एक लीडर प्रोड्यूस नहीं किया। इस वक्त 189 MNAs बैठे हैं और इनको वजीर आजम के लिए कोई सिर्फ भाई के अलावा कोई मिलता ही नहीं। अच्छा, वेरी क्विकली बस डॉक्टर साहब, देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने अपने असबाक बहुत सारे सीखे हैं उन्होंने। अच्छा, उन्होंने पीपल्स पार्टी को तोड़ने की बहुत कोशिश की। वो सीख गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ना किसी सियासी पार्टी को तोड़ सकते हैं और ना ही किसी सियासी पार्टी को बना सकते हैं। अच्छा, अभी खबर आ रही है कि PTI ने जो है शेख रशीद का नाम दिया है वजीर आजम के लिए। PTI ने, ये भी आ रही है, अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी चल रही है, अभी उन्होंने अनाउंस किया है। तो वो वाली बात शुरू हो गई है कि अगर ये वज़ीर आज़म नहीं लेकर आते, या वो जो आप शुरू में आप बात कर रहे थे वो शुरू हो गया। ये है कि अपोजिशन को एक जॉइंट कैंडिडेट लाना चाहिए और चाहे मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में होंगे। और एक नया अहल इंटरिम प्राइम मिनिस्टर क्यों आए, जिसकी शर्म वाली बात है, जिसके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है। हमारे यहाँ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की कोई लफ्ज मौजूद नहीं है।
कोई नहीं है। अच्छा, लास्ट मिनट है वेरी क्विक डॉक्टर साहब, कोई इंटरनेशनल कोई सपोर्ट बाहर है नवाज शरीफ साहब की? अगर वो इतने कॉन्फिडेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग की बात करते हैं, उनको बाहर कोई सपोर्ट करने वाला है? देखिए, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर माजी में इंटरफेयर करती रही हैं, उन्होंने भी अपने बहुत सबक सीख लिए हैं। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है कि अगर कोई लीडर अपने मुल्क के अंदर डिस्क्रेडिट हो जाता है तो उसका साथ अगर देंगे तो उनका भी बुरा हाल हो। शाह ऑफ ईरान का उसके उस हादसे के बाद अमेरिका ने यह सीख लिया है कि अगर कोई लीडर मकबूल नहीं है अपने मुल्क के अंदर तो अमेरिका को उसका साथ देने का नुकसान होगा, फायदा नहीं। चाइनीज नहीं सपोर्ट करेंगे? देखिए, चाइना ने तो कह दिया है कि ये इंटरनल मैटर है। आज उनकी तरफ से सरकारी तौर पे बयान आ गया कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और आपको याद होगा कुछ ही हफ्ते पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने यह कहा कि सीपैक के जितने भी मंसूबे हैं वो रियासत पाकिस्तान के मंसूबे हैं, उनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है। सियासी पार्टी आए, सियासी पार्टी जाए, वो मंसूबे अपनी जगह। अच्छा, बहुत से लोग केवल सऊदी भी सपोर्ट करते होंगे। और मैं आपको भी बता रहा था प्रोग्राम से पहले कि मैंने ट्वीट देखी एक सऊदी की जो लिख रहा था कि अच्छा हुआ हमद बिन जासिम का जो बिजनेस पार्टनर चला गया। मैं हैरान हुई। देखिए अहमद, अगर ये चाइना में होते और बिलियंस की करप्शन है, वहां 23,000 लोगों का सर कलम ऑलमोस्ट फांसी दी गई। कितने करप्शन के चार्जेस थे? ऑलमोस्ट $10,000। ये बिलियंस में। बिल्कुल सही है। बेग साहब, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म है। मैं बेग साहब का और डॉक्टर फरूख साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। बड़ी जबरदस्त आप दोनों से जो है गुफ्तगू होती है। मुझे तो लग रहा है ये तो एक टीम बन गई है। चलिए, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। कल आपको ज्वाइन करेंगे, कल आपने मुझे ज्वाइन करना है 8 बजे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।